हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 डे सीरीज़ के रिवीजन की। फ्रेंड्स, 20 डे सीरीज़ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमने सोचा कि एक बार इसका हम रिवीजन भी ज़रूर करेंगे, जिससे कि आपने अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी आपको रिवाइज हो जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है हमारी दीर्घ स्वर संधि। फ्रेंड्स, दीर्घ स्वर संधि वो संधि होती है जिसके अंदर आ ई उ री ये शब्दों के बाद अगर कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए। स्वर आपको पता ही है, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि हमारे पास टोटल स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, जिसमें कि हमारे डिवाइड है वो स्वर ह्रस्व और दीर्घ में। ठीक है, तो यानी आ से लेके री तक के ह्रस्व और दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो आ और आ ये जो शब्द दिए हुए हैं आ ई उ री के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर उगाए तो वो हमारी दीर्घ संधि कहलाते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। उसके बाद आपको एग्जाम में अगर आप वो किसी भी तरह की संधि भी आपसे पूछी जाती है तो आप उनको उनका संधि विच्छेद करके भी इजिली पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि यूज की गई है। मैं आपको नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कराऊंगी जिसके थ्रू आप खुद बता पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं गुण संधि पे। तो फ्रेंड्स, गुण संधि में क्या होता है, आ या आ के बाद यानी कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर ई उ या री आए तो इनको जब यानी कि छोटा आ प्लस ई हो या फिर छोटा आ प्लस बड़ी ई हो या फिर आ प्लस उ बड़ा आ प्लस उ ये शब्द आते हैं आ और आ के बाद तो ए ओ और अर हो जाता है। यानी कि अगर किसी भी जगह आ प्लस ई आ रहा है तो ए हो जाएगा, आ प्लस बड़ी ई आ रहा है तो ए हो जाएगा। तो इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं। तो ये बनकर क्या बन लास्ट में इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, ए ओ और अर बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम वृद्धि संधि की बात करें तो फ्रेंड्स, वृद्धि संधि में क्या होता है, अगर छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर ए आई और ओ ये आए तो इनका क्या हो जाता है, ए वो आई ओ और औ हो जाता है। यानी कि अगर शब्द आपका आता है आ प्लस छोटी ए तो इसका क्या हो जाएगा, बड़ी ए। अगर आता है आ प्लस बड़ी ए तो इसका क्या हो जाएगा, बड़ी ए। अगर आता है ओ सॉरी आ प्लस ओ तो उसका हो जाएगा औ, और हो जाएगा आ प्लस ओ आता है तो उसका हो जाएगा ओ। यानी कि आ प्लस ओ में ए आई ओ कोई भी शब्द आए तो उसका ए औ और ओ हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी, आप वहां इजीली समझ सकते हैं। अभी आप इनकी सिर्फ डेफिनेशंस समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है यण संधि। यण संधि में फ्रेंड्स क्या होता है, ई उ और री इन शब्दों में अगर कोई भी भिन्न या विजातीय स्वर आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन दे रखा है, यानी कि ई उ री के बाद कोई भी भिन्न या विजातीय स्वर आए तो ई और ई का क्या हो जाएगा, या उ और औ का हो जाएगा वा, और री का क्या हो जाएगा, रा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अयादि संधि पर। तो फ्रेंड्स, अयादि संधि में क्या होता है, ए आई ओ औ में अगर किसी भी तरह का भिन्न तथा विजातीय स्वर आए तो ए किस में बदल जाता है, ऐ में, बड़ी ए बदल जाती है आय में, छोटा ओ बदल जाता है अव में, और बड़ा ओ बदल जाता है आव में। तो ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। अब हम एक बार एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ लेते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही संधि विच्छेद सॉरी संधि जो है इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप इतनी याद कर लेंगे, 5 है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 5 है। इनको आप 2 से 3 दिन रिविजन करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। अब देखिए, हम एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये हमारे दीर्घ संधि के हैं। दीर्घ संधि में मैंने आपको क्या बताया था, आ ई उ री के बाद अगर कोई भी ह्रस्व दीर्घ स्वर लगाए। देखिए आ ई उ और री, यानी कि ये पूरा हमारा क्या हो गया, स्वर हो गए। अब इसमें कोई भी ह्रस्व दीर्घ स्वर, देखो आ के बाद आ गया, आ में बड़ा आ छोटा आ, बड़ा आ छोटी ई छोटी ई। यानी कि अगर आ ई उ री के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो वो क्या हो जाता है, वो बड़े में बदल जाता है। जैसे कि छोटा आ बड़ा आ हो जाएगा, छोटा आ बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा आ छोटा आ बड़ा आ हो जाएगा, और बड़ा आ बड़ा आ हो जाएगा। यानी कि आपको याद रखना है कि बनकर ये बड़ा आ ही बनेगा,
और छोटी ई अगर मिले या फिर छोटी ई और बड़ी ई मिले तो बड़ी ई ही बनेंगी। छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ, और अगर बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। तो ये बहुत सिंपल है, आप इनसे याद कर सकते हैं। जैसे कि अन्न, यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे छोटा है तो हो गया अन्ना भाव, यानी कि क्या हो गया, बड़ा आ बन गया। देव, देव में क्या है, छोटा आ है और यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है। तो छोटा और बड़ा आ मिलके क्या बनते हैं, बड़ा आ, तो देवालय। और एक बार अगर आप इनका रिवीजन कर लेंगे तो आप इजिली समझ सकते हैं। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, धन आलय विद्यालय, रवि धन इंद्र रविंद्र। क्योंकि देखो यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ छोटी ई है तो यहाँ बड़ी ई बन गई। यहाँ छोटी ई है, यहाँ बड़ी ई है तो यहाँ क्या हो गया, बड़ी ई बन गई। यहाँ क्या है, बड़ी ई, यहाँ बड़ी ई, तो ये क्या हो गई, बड़ी ई हो गई। यहाँ छोटा ऊ, यहाँ छोटा ऊ, तो ये बड़ा ऊ बन गया। यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ है तो ये बड़ा ऊ बन गया। और यहाँ पे क्या है, री, यहाँ भी री है तो ये री हो गया। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आप इनसे समझ सकते हैं आप इजिली। ये आपकी कौन सी संधि है, ये आपकी है दीर्घ संधि। बहुत ही सिंपल है। तो आप डेफिनेशन एक बार पढ़िए, उसके बाद ये एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए, इजिली आप कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल पे आते हैं फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल है हमारे गुण संधि के। ठीक है, गुण संधि में क्या बताया था मैंने आपने आपको, आ या बड़ा आ मैं अगर ई मैं आपको एक बार यहाँ लिख देती हूँ, आ या फिर बड़ा आ। ठीक है, इसमें अगर क्या क्या जोड़ दिया जाए, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री। अगर इन दोनों के बाद इनमें से ये कोई भी शब्द आता है, आ ई ऊ, ये आते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं, ए, ओ और औ, ये इसमें बदल जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आ सुर आए और ये ई है तो क्या हो गया, बड़ी ए में बदल गए। ये आए, ये बड़ी ई है तो ए में बदल गए। ये है बड़ा आ, ये ई है तो ए में बदल गए। ये क्या है यहाँ पर, छोटा आ, ये यहाँ पे छोटा ऊ है तो ए में बदल गए। ठीक है, सूर्योदय। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको याद रखना है, आ और आ, बड़ा आ के बाद यहाँ पे ई ऊ री आएगा तो वो बदल जाएगा आपका ए ओ और औ में। ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, ये और देख लीजिए आप। देखिए, आ और ऊ मिलकर क्या बन गए, ओ, बड़ा आ और छोटा ऊ मिलके बन गया ओ, बड़ा आ और बड़ा ऊ बन के मिलके बन गया ओ, और आ और री मिलके बन गया अर, और बड़ा आ और री मिलके बन गया अर। बहुत सिंपल है। यानी कि आ और आ के बाद अगर ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री आते हैं तो वो किस में बदल जाएंगे हमारे, वो हमारे बदल जाएंगे ए, ओ और अर में, इसमें बदल जाएंगे। ये आपको याद रखना है। ये किस में बदलते हैं, ये हमारे बदलते हैं गुण संधि में। तो ये हो गया हमारा गुण संधि के एग्जाम्पल। आई होप क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपको फिर कभी आप इसको नहीं भूलोगे और यहाँ पर आपके बिल्कुल फिट भी रहेंगे। क्योंकि कई लोग आपको जो ट्रिक बताते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी उनकी ट्रिक गलत है, उनकी ट्रिक सही होगी, लेकिन मैंने खुद उनको समझ के देखा है तो कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसलिए मुझे लगा कि हमें इस तरह से समझना चाहिए। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट ज्यादा सही लगता है तो आप प्लीज उसको करिए। क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि आपको बस सीखें, आप बस किसी भी तरह से सीखें। ये नहीं कह रही कि आप उनसे ना सीखें, मुझसे सीखें या फिर वो कॉन्सेप्ट बेकार है, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है। आपको बस सीखना है, जहां से भी चाहें वहां से सीखें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये हमारा एग्जाम्पल है वृद्धि संधि का। ठीक है, नोट कर लीजिए वृद्धि संधि। ठीक है, ये हमारा वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, वृद्धि संधि में मैंने आपको क्या बताया था, आ और बड़ा आ और बड़ा आ के बाद अगर ए, आई और ओ आते हैं, ठीक है, ये आई और ओ आते हैं तो ये किस में बदल जाएंगे, ये हमारे बदल जाएंगे आई, ओ और औ में बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए, आ और ए आई में बदल गया, आ और बड़ी ए ये भी ए में बदल गया, बड़ा आ छोटी ए
बड़ी ए में बदल गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि ये तो हमने इसी तरह की चीजें हमने गुण संधि में ही पढ़ी थी। तो फ्रेंड्स गुण संधि में हमने जो बात की थी वो हमने वहां पे बात की थी कि वो ए ओ और अर में बदलते हैं, ये ए ओ और औ में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो देखिए 1 + 1 एक एक। यहाँ पर आप, अगर मैं आपको एक और चीज बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसकी एक और चीज है कि आप इनका जो संधि विच्छेद होगा ना वहां पे डबल ए यानी कि बड़ी ए की मात्रा आएगी। देखिए एक एक, मतैक्य, सदैव, शिवेश्वर्य, परमोज्वी, परमोद, ठीक है, परमौषध। तो यहाँ पे बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा निकल कर आएगी। अगर आप उनको संधि विच्छेद अगर करेंगे तो ये ए और आई में बदल जाएगा, और अगर उस आप संधि करते हैं उनकी तो वो बड़ी ए और बड़ा ओ में बदल जाएगा। तो आप इससे भी समझ सकते हैं, ये वृद्धि संधि का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और अगर आ के बाद ओ आया तो देखिए ओ में बदल गया, आ के बाद औ आया तो ये औ में बदल गया। तो ये बहुत सिंपल है, इनको आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे एग्जाम्पल जो है फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्पल है ये है हमारा यण संधि का। किसका एग्जाम्पल है? ये है हमारा यण संधि का। अब फ्रेंड्स यण संधि में क्या होता है कि इसमें ऊपर पहले हम बात कर रहे थे आया आ के बाद, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और इसके बाद री। ठीक है, इन पांचों शब्द के बाद कोई भी भिन्न विजातीय स्वर आता है तो ई और बड़ी ई किस में बदल जाती है? ये हमारी बदल जाती है या में, छोटा ऊ बड़ा ऊ बदल जाता है हमारा वा में, उसके बाद हमारा जो री होता है, ठीक है, री होता है वो हमारा बदल जाता है रा में। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा ई और बड़ा ई किस में बदल रहा है? या में, छोटा ऊ बड़ा ऊ बदल रहा है वा में, और री हमारा बदल रहा है यहाँ पे रा में, रा के नीचे हलंत आएगा। ठीक है, तो ये इसमें बदल जाते हैं। ये हमारा यण संधि बिल्कुल अलग है, आप इसको अगर इस तरह से भी समझेंगे तो आप इजिली कर सकते हैं। दीर्घ बिल्कुल अलग है, यण बिल्कुल अलग है। आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, वो होगा गुण और वृद्धि में। तो आप अगर इनके एग्जाम्पल्स बार बार पढ़ेंगे तो आप इजिली वहां भी समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए ई प्लस या मिलकर क्या बना, बना या, ई प्लस आ य, ई प्लस उ य, ई प्लस बड़ा उ य, ई प्लस आ य, ई प्लस आ य, उ प्लस आ व, उ प्लस आ व। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के देखने हैं, ठीक है, ई उ र, क्योंकि मैं यहाँ जो अब ये चेंज होंगे वो स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग होंगे। स्टार्टिंग में ई आ रहा है या बड़ी ही आ रही है तो ये या में बदल जाएगा। अगर स्टार्टिंग में छोटा हुआ बड़ा हुआ आ रहा है तो वा में बदल जाएगा, और अगर री आ रहा है तो वो रा में बदल जाएगा। जैसे कि यदि धन अपि, यद्यपि, इति धन अपि, इत्यादि, अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम, नी प्लस ऊन, न्यून, नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण, देवी प्लस आगमन, देव्यागमन, मनु प्लस अंतर, मनमंतर, सु प्लस आगत, स्वागत, अनु प्लस एषण, अनुवेशण, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, मात्र प्लस आनंद, मात्रानंद। ठीक है, तो ये है यण संधि, बहुत इजी है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुई होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिए और उसको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं फ्रेंड्स, ये जो संधि है हमारी, ये है हमारी अयादि संधि। ये बिल्कुल अलग है, इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सब संधियों से ये अलग है। इसमें क्या होता है, इसमें ए आई ओ और औ, ठीक है, ए आई ओ औ में अगर किसी भी तरह का भिन्न या फिर विजातीय स्वर आकर मिलता है तो ये किस में बदल जाते हैं? ए हमारा बदल जाता है आई में, आई बदल जाती है हमारी आय में, ओ हमारा बदल जाता है अव में, और औ बदल जाता है हमारा आव में। ठीक है, याद रखिए ए आई में बदलेगा, बड़ी ए आई में बदलेगी, छोटा ओ अव में बदलेगा, और बड़ा ओ आव में बदलेगा। जैसे कि ए प्लस आ आए, बड़ी ए प्लस आ आए, छोटा ओ प्लस आ अव, बड़ा ओ प्लस आ आव। इसमें आगे आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। देखिए फ्रेंड्स, ने प्लस अन, नयन, नई प्लस अकहा, नायक, नो सॉरी पो प्लस अन, पावन, पवन, पौ धन अन, पावन। ठीक है,
तो ये था हमारा अयादी संधि का, ये भी बहुत अलग है, आप इजिली इनको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वर से। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए स्वर कितने होते हैं। तो टोटल जो स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में वो होते हैं 11। अब ये 11 स्वर किस तरह से डिवाइड होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हम लोग डिस्कस करेंगे। ये डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, जिसको बोला जाता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब फ्रेंड्स ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं इनको आप नोट कर लीजिए। ये होता है आ, ई और ऊ, ठीक है। यानी कि जो जिनको बोलने में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना होता वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम देना होता है, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ और री, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब ये दोनों जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की बात करें तो ये हमारे किससे बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं हमारे कंठ से। तो ये पूछा जा सकता है स्वर की ध्वनि जो होती है वो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है हमारे कंठ से। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अयोगवाह की। तो फ्रेंड्स अयोगवाह की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है, ये 2 होते हैं, अंग और अंगहा। अंग जो होती है उसको अनुस्वार बोलते हैं, अंगहा को हम विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्यंजन पे। तो अगर हिंदी वर्णमाला में बात की जाए तो टोटल 33 व्यंजन होते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ठीक है। जो 33 व्यंजन है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारे जो 33 स्वर हैं इसमें आता है, अब हम वर्ग के अकॉर्डिंग देखें तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ताप वर्ग और पा वर्ग, जिसके अंदर का खा ग घ ड़ा पूरा वर्ण आएंगे, चा छा जा झ ण, टा ठा ड ढ ण, ता था द ध न, पा फा भ म मा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें ये पूछ लिया जाता है कि ये का वर्ग जो है यानी का ख ग घ ड़ इसमें से कोई भी एक वर्ण भी आपसे पूछा जा सकता है, एक शब्द। जैसे कि आपसे पूछ लिया खा किससे बोला जाता है, तो आपको बताना होगा ये कंठ से बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए का वाली जो पूरा वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है, चा वाला वर्ग हमारा तालु से बोला जाता है, और टा वाला वर्ग हमारा मूर्धा से बोला जाता है, ता वर्ग दंत से, और पा वर्ग जो है हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये स्पर्श कहलाते हैं, ठीक है। जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे ना वो ये स्पर्श कहलाते हैं। अब हम नीचे आते हैं अंतस्थ स्वर। आप इनको नोट करते हुए चलिए, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे तक काम आएंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ सी टेट, यूपी टेट और अदर टीचिंग एग्जाम जो भी आप देंगे इसके बाद सब में आपके काम आएंगे। अंतस्थ वर्ड, देखो अंतस्थ वर्ड वो होते हैं जो जिसमें आधे स्वर और आधे व्यंजन होते हैं, ठीक है। जैसे कि य, र, ल, व, इसमें आ की आवाज भी आ रही है। तो आधे स्वर होते हैं आधे व्यंजन होते हैं, उनको हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। य, र, ल, व हमारे अंतस्थ वर्ण है। अब उसके साथ ही साथ देखिए आधुनिक काल में रा तथा ला इनको क्या माना गया है, पूर्ण व्यंजन माना गया है। किसको, रा और ला को पूर्ण व्यंजन माना गया है। नेक्स्ट आते हैं ऊष्म व्यंजन पे। ऊष्म व्यंजन फ्रेंड्स वो व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। जैसे कि श, स, श और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होता है वो 2 व्यंजनों से हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त व्यंजन है और ये हमारे दो वर्णों के संयोग से मिलकर बनते हैं। जैसे कि छ, त्रा और ज्ञा, ठीक है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। और मिश्रण वर्ण की बात की जाए तो ये हमारा श्र है, ठीक है। जैसे कि देखिए फ्रेंड छ हमारा किससे बना है, क और श से। त्रा हमारा बना है त्र और रा से। क्या बना है, ज और ड से। और त्रा बना है हमारा श्रा बना है हमारा श्र और रा से। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि छ किससे मिलके बना है, त्रा किससे मिलके बना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं द्विगु व्यंजन की। तो द्विगुण व्यंजन हमारे कहलाते हैं ड़ और ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पर्श। स्पर्श की बात की जाए तो फ्रेंड्स स्पर्श में आते हैं हमारे क, ख, ग, घ, ड़ा नहीं आता इसमें, चा वाली लाइन नहीं आती क्योंकि स्पर्श संघर्षी में आ जाता है वो, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ता, था, द, ध, न, पा, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होएगा कि मैंने ऊपर आपको बताए थे स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श में भी इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो स्पर्श है ये स्पर्श संघर्षी है। इसमें आता है च,
छ, ज और झ। वहीं अगर सिर्फ संघर्षी की बात की जाए तो वो होते हैं हमारे फ, श, ह, ज और श। ठीक है। अनुशासिक की बात की जाए, जिसको अगर बोलने पर हम हमारे नाक का यूज किया जाता है, वहां से वायु निकलती है, तो वो होते हैं हमारे ड़, न, ड़, न और म। ठीक है, ये अनुशासिक कहलाते हैं हमारे। नेक्स्ट आता है पार्श्विक। पार्श्विक की बात की जाए तो ये हमारा ला होता है, जिसको हम पार्श्विक कहते हैं। प्रकंपित की बात की जाए तो ये है हमारा रा, और आधुनिक में इसको क्या माना गया है, पूर्ण व्यंजन माना गया है, ये भी याद रखिए। उत्क्षिप्त की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये है हमारा ड़ और ड़ा। अर्धस्वर की बात की जाए तो ये है या और वा, ये अर्धस्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है अल्प प्राण। अब फ्रेंड्स ये समझ लीजिए अल्प प्राण क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था क ख ग घ ड़ च छ ज झ ड़ टा ठ ठ ड ण ता थ द ध न एंड पा फ ब भ म, यानी कि का से लेकर माँ तक के जो भी प्रत्येक वर्ण का जो भी समूह बना है, उसका पहला, तीसरा और पांचवा हमारा अल्प प्राण कहलाता है। जैसे कि का, ख, ग, घ और ड़ा। ठीक है। अब यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या कहलाएगा, हमारा अल्प प्राण। और वहीं हम महाप्राण की बात करें तो दूसरा, चौथा और ऊष्म के सारे, ऊष्म का कौन सा था, जो हमारा श श श था। ठीक है, ये वाले, ये हमारे महाप्राण कहलाते हैं। तो याद रखिए अल्प प्राण पहला, तीसरा और चौथा होता है। पहला, दूसरा, वो सॉरी, पहला, तीसरा एंड पांचवा अल्प प्राण है। और महाप्राण की बात की जाए तो दूसरा और चौथा और साथ में ऊष्म वाले, ये हमारे महाप्राण कहलाते हैं। आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं शब्द भेद पर। तो फ्रेंड्स अगर शब्द भेद की बात की जाए तो ये हमारे चार तरह से हो सकते हैं: रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। ठीक है, अब हम इसको फर्दर पढ़ते हैं। फर्स्ट आते हैं हम रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर बात की जाए तो ये तीन शब्दों से मिलके तीन होते हैं, तीन शब्द नहीं, तीन होते हैं ये। फर्स्ट होता है ऋण, यौगिक और योग ऋण। नोट कर लीजिए, रचना के आधार पर तीन है हमारे शब्द: ऋण, यौगिक शब्द और योग ऋण। ऋण शब्द वो होते हैं जो जिसका कोई भी एक खंड सार्थक ना हो, जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, यानी कि जिसका खंड सार्थक नहीं होता बट वो परंपरा से ही एक विशेष अर्थ दिया हुआ है। जैसे कि पानी, हाथी, जल, इनका कोई लेन देन नहीं है बट इनको शुरू से ही जल बोलते हैं, तो जल है। अब हमें ये नहीं पता इनको जल बोला क्यों जाता है, जल क्यों है, बट शुरू से ही इनको परंपरा से ही नाम दे दिया गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। तो ये कहलाते हैं ऐसे शब्द ऋण शब्द। नेक्स्ट आता है यौगिक शब्द, जिनका दो सार्थक खंडों से निर्माण हुआ है। अब ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि विद्यालय, विद्या प्लस आलय, दो का यूज हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे, ये यौगिक कहलाते हैं। साथ में एक और एग्जाम्पल लें तो रामायण, राम प्लस आयण। ठीक है, रामायण। नेक्स्ट आता है योग ऋण। अब जो यौगिक होते हैं, यानी कि दो से तो मिलके बने हैं, किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। यानी कि इनका जो सामान्य अर्थ होता है वो किसी को पता नहीं है, बट एक विशेष अर्थ ही लेते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर हमें नहीं पता क्या होता है, बट हमें पता है लंबोदर का मतलब श्री गणेश है, क्योंकि जिसका पेट या उदर बड़ा है, लंबोदर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है अर्थ के आधार पर। तो फ्रेंड्स अर्थ के आधार पर हमारे दो भाग होते हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द की बात की जाए तो वो होता है जिसका अर्थ सभी समझ लें, जैसे कि पुस्तक, सबको पता है पुस्तक का मतलब क्या होता है। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिसका अर्थ ना समझा जाए, जैसे कि तग किसी को नहीं पता, फल किसी को नहीं पता, बल्ल किसी को नहीं पता इसका क्या मतलब होता है। तो सार्थक वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ समझ लिया जाता है, निरर्थक वो होते हैं जिनका अर्थ नहीं समझा जाता। ठीक है, नेक्स्ट आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए तो इसके पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स, पांच भेद होते हैं। अब इनको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है तत्सम। फ्रेंड्स तत्सम वो होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में इसका इसी रूप में इनको प्रयोग किया जाता है, मतलब संस्कृत में करके ही यूज कर लिया जाता है। जैसे कि पुस्तक हमारा तत्सम है, अग्नि हिंदी में इसको यूज कर लिया जाता है लेकिन तत्सम है।
कर्ण हिंदी में यूज कर लिया जाता है, कोकिला हिंदी में यूज कर लिया जाता है, ये भी कृषि, दुग्ध, दंत, मयूर, सर्प, रात्रि, ये सब हमारे क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट आते हैं तद्भव पर। तो ये संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द होते हैं उनको सहज बनाने के लिए हिंदी में इसको बदल दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको तत्सम बताया था अग्नि, लेकिन अगर हमें तद्भव की बात करूंगी तो इसको हिंदी में सहज बनाने के लिए इसको बोला जाएगा आग। ठीक है। जैसे कि कोकिल, कोकिल हो गया हमारा तत्सम, इसको सरल बनाने के लिए इसको बोल दिया कोयल। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा तत्सम एंड तद्भव। तत्सम पढ़ने पर आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा इसमें संस्कृत शब्द यूज किया जा रहा है, लेकिन हिंदी उसको कॉमन लैंग्वेज में उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं बता दूं, इस चीज चैप्टर के ऊपर इसका एक प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, उसको मैं डिस्कस करूंगी कल की क्लास में। तो आप जरूर देखिएगा 7:30 बजे वाली क्लास, उसमें वो क्लास देखने का तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थर्ड आता है देशज। तो जो स्थानीय बोलियों में प्रवेश किए जाते हैं शब्द वो देशज कहलाते हैं। जैसे कि पेट, ये स्थानीय भाषा में यूज किया गया है। गोड़, लोटा, डिबिया, पगड़ी, ये देशज शब्द है। फोर्थ आता है विदेशज। विदेशी भाषा में से हिंदी में जो शब्द आए हैं वो विदेशज कहलाते हैं। अब विदेशज में कुछ भी हो सकता है, अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, कहीं से भी आए हुए हों। जैसे कि आईना, कबूतर, चेहरा, जोश, सरकार, मुफ्त, ये सब विदेशज शब्द है। फिफ्थ आता है संकर। विदेशी भाषा के शब्द हिंदी में मिलाकर जो लिखे जाते हैं, यानी कि आधी इंग्लिश होती है आधी उसमें हिंदी होती है, वो हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि टिकट बोर्ड, अब बोर्ड जो है वो इंग्लिश शब्द है लेकिन हिंदी में उसको बना दिया है। ठीक है। रेलगाड़ी, प्रोफेसर, पोस्ट कार्ड, कॉलेज, ये सब क्या है, इंग्लिश के वर्ड है लेकिन हिंदी में इसको लिखते हैं। ठीक है। तो ये संकर कहलाते हैं। नेक्स्ट है रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं ये हमारे। ठीक है। देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आता है विकारी शब्द और दूसरा आता है अविकारी शब्द। फ्रेंड्स अगर हम विकारी की बात करें तो लिंग, पुरुष और वचन के आधार पर ये परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि लड़का, लड़की, अच्छा, अच्छी। जैसे कि हम कहते हैं ना वो बहुत अच्छा है, यानी कि ये क्या है, पुल्लिंग के अनुसार हमने अच्छा कर दिया। लेकिन अगर हम स्त्रीलिंग में देखें तो क्या कहेंगे, वह बहुत अच्छी है, तो अच्छा का क्या हो गया, अच्छी। तो लिंग, पुरुष और वचन के आधार पर इनको परिवर्तित कर दिया जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनका अपना रूप नहीं बदलते, यानी कि ये अपना रूप नहीं बदलते। जैसे कि आज, यहाँ, वहां। अब यहाँ लड़की के लिए भी यूज किया जाएगा यहाँ आओ, लड़के के लिए भी ये ऐसे ही कहा जाएगा कि यहाँ आओ। यहाँ पे ये लोग अपना रूप चेंज नहीं करते हैं, तो वह अविकारी शब्द है। आई होप आपको क्लियर होगी वीडियो कि हम इसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसकी हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।